हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने छोटे से नन्हे से ही चैनल पे। और हमने लास्ट क्लास में दो चीज़ें डिस्कस कर ली थी, बेसिक ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, और एक हमने प्रोडक्ट भी डील किया था। अगर आपने वो वीडियो देखी होंगी, अगर आपको कोई चीज़ें रह गई हैं जो समझ में नहीं आई हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो एक कॉम्प्लीमेंट ज़रूर छोड़ के जाइए, भले ही सब्सक्राइब करें ना करें। एक कॉम्प्लीमेंट ज़रूर छोड़ना, एक कमेंट ज़रूर करके जाना कि क्या तरीके हैं जिससे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, और क्या ऐसा है जो मैंने आपको नहीं बताया और आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि अल्टीमेटली आपको समझ में आना चाहिए। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना रुके। टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पे आप देखेंगे, जनरली हमें वेक्टर ऐसे फॉर्म में नहीं दिया रहता है जब हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई सरफेस है और यहाँ पे हमारा कोई मास m है, ठीक है, और हमें वर्क डन निकालना है। और अगर फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा होता तब तो हमें रिजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब होता क्या है हमारे यहाँ कि फोर्स ऐसे लग गया है, फोर्स ऐसे ना लग के किसी एंगल थीटा से लग गया है। तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ता है, हमें कंपोनेंट रिजॉल्व करने पड़ते हैं, उसके कंपोनेंट निकालने पड़ते हैं कि एक्स एक्सिस में कितना फोर्स लगा, वाई एक्सिस में कितना लगा। क्योंकि जब हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो वर्क डन की क्या डेफिनेशन होती है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हमारा ये फोर्स है ये कितना है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये ना हमारे डिस्प्लेसमेंट तो हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये हमारा ऐसा इस डायरेक्शन में, तो ये तो ऐसे लग रहा है। तो हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा कि एस की डायरेक्शन में इस फोर्स का कितना इम्पैक्ट है, कितना कंपोनेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है हमारा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। मैं टू डी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर हमारा ए एक्स आई और ए वाई जे जो है हमारा, ये जो वेक्टर है, अगर आप इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखें तो कैसे देखेंगे बच्चों, देखो ये हमारा वेक्टर है। मान लीजिए ए एक्स है, ए एक्स आई का मतलब है कि जो एक्स एक्सिस में इसका जो कंपोनेंट है वो क्या है, ए एक्स यूनिट ए एक्स एक्सिस में है, और वही वाई एक्सिस में क्या लिखा है, ए वाई जे कैप। तो इसका मतलब है वाई एक्सिस में ये ए वाई है। तो कहीं पर इसकी अगर लोकेशन यहाँ पर है मान के चलते हैं, तो ये इसके जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, ए एक्स ए वाई। तो अगर हम इसको ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करें ए, तो यही हमारा ए है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि जो ए एक्स है ये कंपोनेंट के टर्म में कितना होगा। ठीक है, इसको और समझ सकते हैं आप। जैसे आप लिखते हैं 1,2, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो 1,2 को आप क्या कह सकते हैं, 1 और 2 को आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल की लोकेशन ये है तो इसका मतलब ये है ये एक्स एक्सिस में 1 यूनिट चला, वाई एक्सिस में 2 यूनिट चला, तो ये मेरा 1,2 है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर हम वेक्टर में देखेंगे कि एक्स एक्सिस में उसका कितना पार्ट है, वाई एक्सिस में कितना है। ठीक, तो इसको हम डिस्कस करते हैं रिजोल्यूशन में, फिर उसके बाद हम 3D में चलेंगे और आफ्टर देन हम इसको डिस्कस करेंगे और डिटेल में। अब मान लीजिए हमारा कोई ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारा कोई एक वेक्टर है और वो कैसा है, वो ये रहा। ठीक है, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बता रहा है यहाँ पे पी पे, और ये ए है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ ये थीटा एंगल से है, तो एक्स एक्सिस में ये कितना इसका कोऑर्डिनेट होगा, वाई एक्सिस में कितना होगा। अगर आप ए को एज्यूम करते हैं बच्चों, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो जो ए एक्स है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, ए एक्स है जो ये वाला, ये हमारा कितना होगा थीटा के टर्म में। और यहाँ पे जो हमारा ये है ये कितना होगा ए वाई,
यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा के टर्म में, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम वेक्टर का यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब देखिए, इसको समझने से पहले आप देखिए, ये लोकेशन जो बता रहा है उसको हम कह रहे हैं पोजीशन वेक्टर। तो जो ए एक्स है इसका मतलब है ए से लेके इस पॉइंट तक एक वेक्टर मेरा ए जो है उसका एक्स कंपोनेंट ये है, ए एक्स आई लिखा है ना, तो एक्स एक्सिस में ये वेक्टर इतना है और वैसे ही वाई एक्सिस में ये वेक्टर यहाँ तक है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, अगर कोई पोजीशन वेक्टर में आप देखोगे ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट की आपको जो लोकेशन निकालनी है वो आप निकालेंगे पोजीशन वेक्टर से, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कोई पोजीशन निकालनी है किसी पार्टिकल पी की, तो हम इसको निकालते हैं पोजीशन वेक्टर से और जिसको दिखाते हैं आर से, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर के बारे में बच्चों क्या है कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो हमेशा फिक्स रहेगा। फाइनल पॉइंट इसकी पोजीशन जो भी होगी, मान लीजिए 2D फिगर है तो एक्स वाई है, तो ये हमारे इसकी पोजीशन है। तो ये जो हमारा वेक्टर है दैट इज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो वेक्टर है यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी पार्टिकल की ओरिजिन के रेफरेंस में जो पोजीशन बताएगा वो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो इसको हमेशा क्या चाहिए, इसको हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा। रेफरेंस पॉइंट किसके रेफरेंस में ये चीज़ें बताएगा वो यहाँ पर मैटर करता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो इनिशियल पॉइंट है बच्चों, इसका जो टेल है वो हमेशा ओरिजिन पे होगा, दैट मीन्स 0 0 पे होगा, और जो हेड है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा। अच्छा जी, और तीसरी बात, अगर 2D की बात करो, आपको वेक्टर लिखना तो आता ही है ना, अगर मैं पोजीशन वेक्टर कह दूं तो ये OP हो गया, तो OP की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस ये, तो इसका मतलब है XI प्लस YJ, ये हमारा 2D में हो गया, ठीक है। अगर इसी को आप कहें कि 3D में बताओ तो एक जेड कंपोनेंट और आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर ये 3D में होता तो XI YJ प्लस जेड की, ठीक है। IJK का जो इंपॉर्टेंस है वो है यूनिट वेक्टर, कैप लगा लेना, ठीक है, मैं कैप लगाना भूल जा रहा हूँ, आप लगा लीजिएगा, ठीक। ये तो है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी की पोजीशन। अब जैसे हम देखें अगर कि दो पॉइंट ऐसे हैं, ये x1 है ये y1 है और यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है x2 y2। अब एक तो तरीका ये है कि आप इस पॉइंट की, ये r1 वेक्टर हो गया, ये r2 वेक्टर हो गया, इन दोनों की जो पोजीशन है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर दो। और बच्चों दूसरा जो यहाँ पर कंडीशन है वो इन p और q के बीच में, ये q पॉइंट मान लो, खुद ये वेक्टर ड्रॉ कर लो। तो जो दो फाइनाइट वेक्टर में हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको कोई रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू आपसे इजीली निकाल सकते हैं, दो पॉइंट वाली। क्यू में से p हटा दीजिए तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, ठीक है। तो अब इसमें चलते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको करेंगे, अब आप देखिए कि ये जो a जो है हम इसमें वेक्टर की शिफ्टिंग लगा देते हैं। आपने वेक्टर शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्टिंग पढ़ी है वेक्टर की, तो अगर ये हमारा थीटा है, ठीक है, हमने इस AY को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और इस पे लगा देते हैं इसकी साइड निकालने के लिए, इसको एक पॉइंट M मान लीजिए, ये O है। तो जैसे आप इस पर, आपको ये साइड निकालनी है, ठीक है, या आप बोल सकते हैं आपको ये निकालना है, ये दोनों निकालने हैं आपको। अगर बेस निकालना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, कॉस थीटा। तो अगर हम इस ट्राइंगल में देखें ये परपेंडिकुलर है, कॉस थीटा, आपको कैसे पता परपेंडिकुलर है, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर में होती हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस होता है बेस, बेस है मेरा AX यहाँ से लेके यहाँ तक, ओवर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है, ये A वेक्टर ओवर A, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप AX को ठीक से लिखेंगे रीअरेंज करके तो क्या आ जाएगा, A cos थीटा, ठीक है। तो आपने जो AX की वैल्यू है बच्चों वो A cos थीटा के टर्म में डिफाइन कर दी, ठीक। वहीं अगर आप परपेंडिकुलर निकालने हैं तो आप साइन या टेन में से कोई यूज़ कर लीजिए, साइन यूज़ करोगे ज़्यादा सही रहेगा, बेसिक फंक्शन है।
तो हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ये ए वाई की वैल्यू है, ठीक है। तो ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये हमारे रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर हो गया। तो अब आप किसी वेक्टर को जो आपके पास लिखा हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आप ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा, ठीक है। और ये आई कैप आ जाएगा इसके साथ जे कैप आ जाएगा। तो ये हमारा वेक्टर को रिजोल्यूशन फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। इससे आप क्या समझे कि अगर आप किसी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे बच्चों, तो जिस साइड पे थीटा बना हुआ है ये वाला, तो हमेशा उसके साथ क्या आएगा? कॉस थीटा। ये आया है ना, देखो कॉस थीटा, और दूसरा वाली साइड पे साइन थीटा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी डील कर सकते हैं कि जो मैंने ये वाला वेक्टर है इसकी पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ कर दी, ठीक है, और यहाँ पे लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। ये थीटा होगा तो इधर आप इसको कंपोनेंट करेंगे तो ये वाला थीटा हो जाएगा, ये वाला थीटा हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा और अगेन वर्टिकल ए साइन थीटा, ठीक है। ये 2D की बात है। अगर आपसे पूछे कोई कि इसका मैग्नीट्यूड बताइए, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है आप इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर, मैंने बाहर निकाला तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो बच्चों यहाँ से जो ए की वैल्यू आ गई तो आ गई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और आप देख सकते हैं जो हमारा जनरल फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड का, उसमें क्या होता है? एक्स एक्सिस का स्क्वायर ओवर वाई एक्सिस का स्क्वायर, तो वही तो आया। अच्छा, कोई अगर पूछे कि ये जो ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो डिवाइड कर दीजिए दोनों को। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए वाई ओवर ए एक्स। ये आप रिजल्ट को ध्यान में रखोगे, ठीक है। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम एक पोजीशन वेक्टर का एग्जांपल लेते हैं और इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको पोजीशन वेक्टर भी समझा दिया साथ में, एक्स वाई, और ये हमारा वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर आर है और ये एंगल जो है ये थीटा है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, पोजीशन वेक्टर का मतलब है यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है? हमारा एक्स वाई है और यहाँ 0 0 है, ठीक है। 2D की बात हो रही है अभी फ़िलहाल। और आर इक्वल टू अगर आप वेक्टर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स आई प्लस वाई जे। अब आप देखिए, इसको अगर आप रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, तो एक्स एक्सिस की साइड में कितना हो जाएगा? ये एक्स कॉस थीटा, सॉरी एक्स नहीं, आर कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि आप इसको देखेंगे तो अगेन वही यहाँ पर वेक्टर बना लीजिए, ठीक है। तो ये वाई डिस्टेंस हो जाएगी, ये एक्स हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा, अगेन वही जैसे प्रीवियस मैंने किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एक्स की वैल्यू है वो आर कॉस थीटा हो जाएगी और जो वाई की वैल्यू है वो आर साइन थीटा हो जाएगी। और वही इन दोनों का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर। क्लियर है? और अगर आपसे कोई एंगल पूछ ले तो अगेन वही टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। आप ये भी बोल सकते हो वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। जो एक्स एक्सिस है इसको हम इस वाले को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कह देते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्यों कहते हैं आप जान सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसको हम बोल सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारा था नॉर्मली किसी भी अगर आपको वेक्टर को रिजॉल्व करना है तो उसकी कहानी, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया, इसके टर्म में भी मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल वेक्टर के टर्म में भी बता दिया। बस आप ध्यान रहे जिससे भी थीटा बना हुआ है बच्चों उसको आपने कॉस थीटा देना है, या आप ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली वहाँ पे लिखेंगे कि अगर थीटा की तरफ है तो आर कॉस थीटा, अगर वाई एक्सिस थीटा की दूसरी साइड है तो कितना बनेगा? साइन थीटा। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कॉस थीटा होता है, ठीक है। मे बी कभी ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें थीटा वर्टिकल कंपोनेंट को कॉस थीटा दे दे, ऐसा आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसमें।
ऐसे ही आप अगर 3D की बात करें तो 3D का आप डायग्राम देखें अगर, तो वहाँ पर अगर एक्स एक्सिस से अल्फ़ा, वाई एक्सिस से बीटा और गामा बन रहा है, तो आपका ए इक्वल टू, जैसे कोई वेक्टर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये कोई बच्चों वेक्टर है जैसे कि, तो इसमें आप देख सकते हैं जो आपका रिजल्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, तीनों के इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे साइंस में कम क्वेश्चन आएंगे लेकिन फिजिक्स में, मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ए अगर आर वेक्टर है कोई पोजीशन एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो आप कह सकते हैं कि जो आर का मॉड है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसमें होता क्या है, जैसे आपके पास एक छोटा सा डायग्राम हो जाएगा। डायग्राम कैसे कि जैसे कि ये एक्स एक्सिस है मान लीजिए, ठीक है, और ये वाला वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जैसे कोई एक वेक्टर ये है, ये पी पॉइंट है और वेक्टर ये हमारा ए है मान लो। अब ये एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस से बीटा बना रहा है, ठीक, और जेड एक्सिस से गामा बना रहा है। ये एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करे जाते हैं। तो इसमें आपसे अगर कंपोनेंट पूछ दिया जाए तो आप ये बात ध्यान रखें, इतना ज़्यादा नहीं आएगा कह रहा हूँ, फिर भी ए एक्स क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों ए एक्स ए कॉस थीटा, ए वाई अगर आपसे पूछे तो ए साइन कॉस थीटा, ए जेड कंपोनेंट आएगा तो ए कॉस, अच्छा इसमें ना सॉरी एंगल अलग है, तो अल्फ़ा, इसमें हो जाएगा बीटा और इसमें हो जाएगा गामा। ये बात आप ध्यान रख लें क्योंकि कभी एक नंबर में पूछा जा सकता है कहीं पर भी। ठीक है, क्योंकि जब 3D आएगा फिर हम वहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का कंसेप्ट लाते हैं जो कि आपके फिजिक्स में नहीं होगा, वो मैथमेटिक्स में होगा, कभी वहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ ये फिजिक्स वालों के लिए है स्पेशली वीडियो। ठीक है, अच्छा जो हमारा बच्चों चलना है, वॉकिंग ऑफ ए मैन है या वुमेन है, कोई भी है, जो आप चलते हैं वो भी एग्जाम्पल किसका है पता है आपको, वो रिजोल्यूशंस ऑफ फोर्स का एग्जाम्पल है। कैसे, जब आप चलते हैं तो आप क्या करते हैं, ग्राउंड की तरफ अपने पाँव से स्लाइटली क्या लगाते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अप्लाइड फोर्स आपके फुट के जरिए लगता है। तो जैसे आप उसको लगाते हैं तो जो ग्राउंड है वो इक्वल और अपोजिट एक रिएक्शन लगाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है वर्टिकल, तो आप उसको लगा सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मतलब वो ऐसा होता है जैसे ये आप वर्टिकल है, ये ग्राउंड है, तो ये आपका फुट ऐसे चलोगे ना आप अगर इसको थोड़ा विजुलाइज कर रहे हैं तो ये नॉर्मल रिएक्शन होगा उसका। तो ये जो कंपोनेंट है आर कॉस थीटा, ये और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, तो आर कॉस थीटा जो होगा हमारा यहाँ पे वो क्या होगा, वो ये होगा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो ग्राउंड उस बंदे पे लगा रही है। ठीक, आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको सर्च करें कोई बुक में ढूंढें कि जो वॉकिंग ऑफ ए मैन है वो कैसे एग्जाम्पल है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का। अब हम कुछ ऐसे केस डिस्कस करते हैं जिसमें रिजोल्यूशंस ऑफ फोर्स का डिस्कस किया जाता है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए, जब आप क्लास 11th में हैं तो आप पढ़ेंगे वहाँ पे कि जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि आपने यहाँ से बॉल फेंकी और बॉल ऐसे एक टाइम के बाद यहाँ गिर गई। ठीक है, बॉल यहाँ से एक टाइम बाद नीचे गिर गई। ठीक, जब कर रहे हैं ना थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए चीज़ों को, तो आप देखिए आप यहाँ से इंक्लाइंड मोशन में प्रोजेक्टाइल है तो आपने एक वेलोसिटी यू दी, मान लीजिए एंगल थीटा है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो तरह के मोशन हैं। यहाँ पे मोशन कितने हैं, दो टाइप के मोशन हैं, एक वर्टिकल मोशन है और एक हॉरिजॉन्टल मोशन है। तो वेलोसिटियाँ भी दो होंगी, समझ रहे हैं, दो तरह के मोशन हैं तो दो वेलोसिटियाँ होंगी, दो एक्सेलरेशन, सब कुछ दो दो होंगे इसके। तो इस u को हम ब्रेक करते हैं एक्स एक्सिस में, तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, u cos थीटा। ठीक है, और जो वर्टिकल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, u sin थीटा। ये आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब ये किसका है, ये कंपोनेंट का ही है। मैंने कहा ना आपसे थीटा से लगी हुई साइड का क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल में। अच्छा, ये हमारा इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या है, 0 0, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे x कॉमा क्या हो जाएगी,
जीरो, क्योंकि वाई की तो जीरो हो गई। तो यहाँ से यहाँ थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल मैं बता देता हूँ आपको, इसको हम बोलते हैं रेंज, ठीक है, हॉरिजेंटल रेंज। और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट हाईएस्ट आएगा जहाँ पर पार्टिकल कुछ सेकंड के लिए रुकता है, तो हाईएस्ट पॉइंट जो है यहाँ पर हमारी वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ ये हो जाएगी। तो जो ये पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर जो वी वाई हो जाएगी कुछ किसी टाइम बाद, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो बचेगी क्या, सिर्फ और सिर्फ यू वाई, ठीक है, मतलब कि यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, यू कॉस थीटा, क्योंकि ये मोशन प्रोजेक्टाइल में दोनों इंडिपेंडेंट है, अलग अलग हैं। तो एक्स एक्सिस में जो मोशन हो रहा है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ एक्सेलरेशन जीरो, और यहाँ पे वाई एक्सिस में जो एक्सेलरेशन होगा माइनस जी, ठीक है। तो ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये है जब वो ग्राउंड में पहुँचती है, ये है हाइस्ट पॉइंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन चीज़ों को भी, ठीक। अच्छा, आगे देखते हैं इसका एप्लीकेशन किसी और में करते हैं। अब आपने पढ़ा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन। तो पहले थोड़ा सा सर्कुलर मोशन देखते हैं। जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल है, घूम रहा है, ठीक है। इनिशियली इसकी पोजीशन यहाँ पे थी, ये R1 था, और एक टाइम बाद ये R2 पहुँच गया, ठीक है। ये वेक्टर ही हैं दोनों, और इनके बीच में एंगल थीटा है। अच्छा जी, यहाँ पर जो वेलोसिटी है बच्चों, वो मान लो v1 है, टेंजेंशियल टू द पाथ हो गए, और यहाँ पे v2 है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, वेक्टर से ये वाला पार्ट हमारा इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर आप इसको अलग से बनाएं तो ये आपका R1 है, ठीक है, और ये आपका R2 है। तो ये जो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा आर हो जाएगा, और डेल्टा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा आर की वैल्यू R2 माइनस R1। और इसका आप रिजल्टेंट निकालें अगर, तो कितना आ जाएगा, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, तो R2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2R1 R2, क्योंकि R1 यहाँ पे नेगेटिव हो गया, कॉस थीटा, यही तो हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, क्योंकि R1 और R2 जो पोजीशन वेक्टर है वो सर्कल की कंडीशन में क्या हो जाएगा, रेडियस। मान लो इसकी रेडियस R है, ठीक है, तो ये हो जाएगा R² प्लस R² माइनस 2R² कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। R हमने बाहर निकाल दिया, इसको ऐड कर लेते हैं पहले, 2R² माइनस 2R² कॉस थीटा। तो 2R² जब हमने निकाला इस केस से, तो क्या हो जाएगा, रूट, ठीक है, 2R² बाहर निकाल दिया, 1 माइनस कॉस थीटा। और मैंने आपसे कहा चाहे आप बायो वाले हैं चाहे आप मैथ्स वाले हैं, 1 माइनस कॉस थीटा आपको आना चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा आर की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 4, तो 2, और R² से एक R बाहर आया, साइन थीटा से साइन थीटा बाई 2। सिमिलरली अगर आपसे वेलोसिटी पूछिए कि कितनी चेंज हुई वेलोसिटी, तो 2v साइन थीटा बाई 2, ये आप इजीली लगा सकते हैं, इसमें भी वेक्टर का यूज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपने जो मोशन पढ़ा उसमें दो मोशन पढ़े हैं। एक तो पढ़ा है आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें क्या होता है कि स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी जब आपकी ये है, तो मान लो पार्टिकल यहाँ पे है m, तो उसमें एक एक्सलेशन लगता है सेंटर की तरफ, और उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। तो जो एक्सलेशन की वैल्यू है AC, वही A है और वही v²/r है। अगर ये मोशन बच्चों सेंट्रीपिटल ना होके, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर ना होके नॉन यूनिफॉर्म होता, उस केस में क्या हो जाता, दो एक्सलेशन लगते। और दो कैसे लगते वो देखिए, उस केस में एक टेंजेंशियल भी आ जाता। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, जैसे ये है, तो नॉन यूनिफॉर्म में जैसे आपने ये सेंटर है इसका, तो एक सेंटीमीटर यहाँ को लगने लग जाता, और एक इसके पाथ के अलोंग लगने लग जाता, क्योंकि स्पीड हमारी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे तो स्पीड कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल जीरो हो जाएगा, यहाँ पे एक टेंजेंशियल भी हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में अगर एंगल क्या है, इन दोनों के बीच में बच्चों अगर एंगल थीटा है, 90 का एंगल है, तो यहाँ पर हमारा एक रिजल्टेंट निकलने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें एक क्वेश्चन है, उसको आप देखेंगे तो कुछ करेंगे। इसमें बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था ये इतना ही टॉपिक था, ठीक है। तो इसको अभी इसके क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले एक हम थोड़ा कोलिजन डिस्कस करते हैं इसी में।
आपको कोलिजन में भी कंपोनेंट रिजॉल्व करने पड़ सकते हैं। कैसे? देखो, अगर कोई एक न्यूक्लियस M है, एक न्यूक्लियस M है, ये डीके हो गया एक M1 में और एक M2 में, ठीक है। अच्छा, ये बात आप ध्यान रखना बच्चों, अगर कोई न्यूक्लियस डीके हो रहा है, ठीक है, टूट रहा है या कोई बम फूट रहा है और दो पार्ट में वो ब्रेक हो रहा है, तो दोनों जो पार्ट होंगे वो ऐसे नहीं होंगे, वो बात आप याद रखना, ऐसे नहीं होंगे। ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही यहाँ पे, समझ रहे? यहाँ पर फिजिक्स में मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्व होने के चक्कर में एक और दूसरी की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व रहने के लिए जो इसकी स्पीड होगी, अगर इसकी v1 है, इसकी v2 है, तो ये अपोजिट होगी, ठीक है। इक्वल हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, लेकिन अपोजिट होगी। या आप देखेंगे तो आपको ये 5.17 क्वेश्चन जाएंगे एनसीईआरटी में, वहाँ पर ये मिला भी है, तो वो जब हम वहाँ करेंगे तो तब देखेंगे। यहाँ पर तो कोई रिजोल्यूशन नहीं लगेगा। जब क्या होगा बच्चों, जैसे कोलिजन में ये M1 है और आपने M2 से ब्रेक करा, ठीक है, तो M2 ये रेस्ट पे है, ठीक है, तो जैसे आपने ब्रेक किया तो ये M1 इस डायरेक्शन में चले गया, मान लो V1, ठीक है, और M2 जो है वो इस डायरेक्शन में चले गया, और ये इसकी डायरेक्शन थीटा दे रखी है, इसकी फाई दे रखी है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए, इसकी स्पीड अगर v1 है तब तो m1 v1 यहाँ लगा लोगे, और यहाँ पे तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि रेस्ट पे है। अब इसका ना कंपोनेंट रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो ये इस डायरेक्शन में गया तो इसको ब्रेक करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा m1 v1 कॉस थीटा, थीटा वाली डायरेक्शन में कॉस थीटा। सिमिलरली इसको रिजॉल्व करेंगे तो m2 v2 कॉस थीटा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट इसका हो जाएगा m1 v1 साइन थीटा, और ये फाई है सॉरी, और इसका हो जाएगा m2 v2 साइन फाई, ठीक है। तो अगर आपको कंपोनेंट रिजॉल्व करने आ गए तो आप इसको बहुत जगह यूज़ करना चाहोगे, और आपका आंसर जब तक ये नहीं आएगा तब तक नहीं निकल सकता, समझ रहे हैं ना। तो ये देखें आप, अगर ये आपका ऑब्लिक्यू कोलिजन भी कहते हैं इसको, कोलिजन में देखेंगे। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि रिजोल्यूशन कहाँ कहाँ लग सकता है, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, आई होप आप उन क्वेश्चन से कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर क्लॉकवाइज एट अ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन एट पॉइंट P, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है। अब आप देखिए इस डायग्राम को अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा इस वाले का, एक्स एक्सिस में भी होगा, वाई एक्सिस में भी होगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं, देखो अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मान लो ए एक्स, वाई एक्सिस की क्या हो जाएगा, मान लो ए वाई। हमारा जो ये थीटा एंगल है 45 दिया है, एक्सेलरेशन रिजल्टेंट ये है, क्योंकि हमें सिर्फ पी पे निकालना है। तो इसको ब्रेक करेंगे एक्स की तरफ टुर करके तो ए एक्स, ऐसे करेंगे तो ए वाई, ठीक है बच्चों। अब आपको ए एक्स और ए वाई निकालना है, ठीक। अब आपको यहाँ पर जो स्पीड दे रखी है ना, आप देखेंगे स्पीड कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हो गया कांस्टेंट स्पीड इक्वल टू क्या होता है, अगर कहीं पर भी कांस्टेंट स्पीड और गोल घूम रहा है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये तो आप समझ रहे होंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है ए सी मतलब वी स्क्वायर बाय आर, या आर ओमेगा रख दो, आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। तो जो कांस्टेंट है यहाँ से आप निकाल सकते हैं, वी दिया है आपको, वी है आपका 2 और 2 का स्क्वायर, और आर है आपका 4, तो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए आपसे एक्सेलरेशन पूछा है पॉइंट पी पे, ठीक है। तो आपका जो एक्सेलरेशन है, समझ रहे हैं, इस पॉइंट पी पे आपका आंसर जो उसका मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 है। लेकिन जो आंसर है ना वो मैग्नीट्यूड के टर्म में नहीं दिया गया है, आपको किसके टर्म में निकालना है, वेक्टर के टर्म में, समझ रहे हैं ना।
जो आज का ऑप्शंस हैं आंसर में, वो ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन ऐसे दिए हैं, अगर मैं आपको बताऊं, आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू। बी दिया है आई कैप माइनस जे कैप बाई रूट टू। ऐसे ही 4 ऑप्शन है। तो आप देखिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 ही आ रहा है ना, तो आपको कंपोनेंट रिजॉल्व करने पड़ेंगे। तो ए एक्स क्या होगा? देखो ये जो ए है इसको ब्रेक कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा। तो ए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? ए एक्स आ जाएगा ए कॉस थीटा। और सिमिलरली ए वाई आ जाएगा ए साइन थीटा। अच्छा जी, ए की वैल्यू तो 1 है, कॉस थीटा मतलब कॉस 45, तो कॉस 45 होता है रूट टू, 1/√2। सिमिलरली ए 1 है, साइन 45 1/√2, तो ये हो गया 1/√2 और ये भी हो गया 1/√2। तो जो एक्सलेशन है दोनों में 1/√2 है। और हम एक्सलेशन को अगर ऐसे होगा तो कैसे लिखेंगे? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो हमारा आंसर हो जाएगा I/√2 J/√2। ठीक, अगर आप ऐसे एग्जाम में बैठे हैं जहाँ 4 ऑप्शन है, वहाँ आप सबका मॉड निकाल के देख सकते हैं 1 किस में आ रहा है। अगर एक ऑप्शन में है तो वही सही होगा, लेकिन अगर 2 ऑप्शन हो जाएंगे फिर आपको कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाया, किताब में था, आपको मिल जाएगा। मैं एक क्वेश्चन ऐसा कर रहा हूँ जो नीट में पूछा गया था, ठीक है, उससे पहले वो जेई में भी आया था। वो क्या है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये क्वेश्चन है बच्चों, ये आया है आपका नीट में और 16 का क्वेश्चन है, उससे पहले जेई में भी आया। तो पहले नीट का ही दिखा तो मैंने यही क्वेश्चन आपके लिए नोट कर दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपको एक फिगर दिया है और आपसे पूछा है कि ये, अब देखो यहाँ पे जो आपका ये डायग्राम है इसमें कह रहा है कि ए जो है 15 मीटर पर सेकेंड है, रिप्रेजेंट टोटल एक्सलेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और यहाँ पे जो रेडियस है बच्चों वो है 2.5 है, 2.5 सेंटीमीटर या मीटर कर लीजिए, चलो ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी स्पीड क्या होगी इस पार्टिकल की। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप इस ए को ब्रेक करिए, ये ए है, इस ए को अगर आप थीटा की वाली लाइन में ब्रेक करेंगे तो सिंपल सी बात है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी। और ए सी कितना आ जाएगा? ए कॉस, जो अंदर की ओर लगेगा हमारा एक्सलेशन वो क्या होता है? सेंटीमीटर। ठीक है, और ये बात याद रखना, सेंटीमीटर फोर्स कोई वर्क नहीं करते हैं या सेंटीमीटर एक्सलेशन कोई वर्क डन नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा जी, तो v² इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इंटू आर कॉस 30 होता है आपका √3/2। तो a है जो आपका वो है 15 और r है आपका 2.5। √3 की वैल्यू भी रख लेते हैं 1.7/2 और ये हमारा क्या निकलेगा? v²। इसके बाद आप इसका रूट ले लीजिए, तो इसको सॉल्व करके आपका आएगा 32.475। तो जैसे ही आप इसमें रूट भेजेंगे तो ये लगभग 5.7, वैसे वहाँ बहुत रेंज दे रखी थी दूर दूर, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल एक्सलेशन ये है। अगर इसमें टेंजेंशियल भी दिखाया होता फिर मैं टेंजेंशियल के लिए दोनों का रिजल्टेंट लेता, यहाँ पे तो एक ही एक्सलेशन नेट एक्सलेशन दिखा रखा है। ठीक है, तो आप समझ जाइए। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि 4 लोग थे। ठीक है, ये एससीबी में भी है और देखिए इसमें भी कंपोनेंट यूज होंगे ए बी सी डी। ठीक है, क्वेश्चन ये है, मैं पूरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप रिलेट कर लेना, खुद ही लिख लेना। 4 लोग हैं ए बी सी डी और इनिशियली रेस्ट पे हैं और एक स्क्वायर के कॉर्नर पे हैं और कॉर्नर की ये जो हमें साइड दे रखी है मान लो डी है। ठीक है, ये डी साइड है। ठीक है, चारों बंदे इनिशियली एक एक कोना पकड़ के बैठे हैं, जैसे कि हम घरों में पकड़ लेते हैं एक एक कोना। ठीक, आपसे कहा जा रहा है ईच पर्सन नाउ मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड v इन सच दैट, अगला बंदा अब क्या है, सब v स्पीड पकड़ेंगे और किस तरह पकड़ेंगे? ए ऑलवेज मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स टू बी एंड बी टूवर्ड्स टू सी एंड सी टूवर्ड्स टू डी। मतलब ए वाला बंदा इधर को मूव करेगा, उसी समय ये इधर को मूव कर लेगा, उसी समय ये इस साइड को मूव कर लेगा और उसी समय ये इस टाइप को मूव कर लेगा। समझ रहे हैं? मतलब इसकी जो चलने की टेंडेंसी, जैसे ये चला, ये बंदे ने कहा हम भी चलेंगे, ये चला तो इसने कहा हम भी चलेंगे, ये चला हम भी कहा चलेंगे। जैसे 4 दोस्त हैं ना, अपने अपने घरों में बैठे हैं, ठीक है, और उनके घर स्क्वायर जैसे एक प्लॉट में हैं, सब चले। तो क्वेश्चन ये कह रहा है
क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम 4 पर्सन मीट ईच अदर। ये 4 बंदे कितने टाइम बाद आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है इस क्वेश्चन में। अगर ये बंदे चल रहे हैं, सिंपल सी बात है, ये यहाँ से यहाँ चलेगा ही चलेगा। सिंपल सी बात है बच्चों, ये यहाँ से यहाँ चलेगा ही चलेगा। और तब तक बी यहाँ से यहाँ चल गया होगा, सी यहाँ से यहाँ चल गया होगा, डी यहाँ से यहाँ चल गया होगा। ठीक है, रास्ता भूल गए थे सारे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ने कहा है। अच्छा, तो अब आप सोचिए ये कहाँ पर मिलेंगे। तो बच्चों सिंपल सी बात है, आप इसके क्या बनाओ, डायगोनल बनाओ। ये यहाँ से फिर इधर को आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ये यहाँ से फिर इधर को आ जाएगा, ये यहाँ से फिर इधर को आ जाएगा, ये यहाँ से फिर इधर को आ जाएगा। मतलब ये ओ पॉइंट पे मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखिए किसी एक के लिए, देखिए आप, ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो जब ये इतना चल के, जैसे कोई बंदा यहाँ से यहाँ चल के आ गया, फिर ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये 45 हो जाएंगे। डी डिस्टेंस तो सभी चलेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना डिस्प्लेसमेंट लगा। ठीक है, तो जैसे बंदा यहाँ से यहाँ पहुँचा, इसने ये डी डिस्टेंस ट्रेवल करी, फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो ये आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो आपको पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। अगर ये डिस्टेंस एस है तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा आपका डायगोनल का आधा, सिंपल सी बात है, dy/√2। अगर आपको में ये डी दिया है, डी दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, √2d हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा, √2d। तो आधा कितना हो जाएगा, d/√2। कैसे, √2d/2 होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो d/√2। तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा यहाँ से पूरा यहाँ कवर करता है, जब आया तो d/√2 चल के आया। सिमिलरली ये बंदा यहाँ से जब आया तो यहाँ तक d/√2 करके कवर करके आया। ये बंदा यहाँ से आया फिर यहाँ पहुँच के आया, ये भी d/√2। तो ऐसे ही सारे d/√2 कवर करके आ रहे हैं। अब देखो ये वेलोसिटी v है, तो फाइनल पोजीशन ये है इसकी। तो v को अगर आप इस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे, ये भी 45 है, तो कितना हो जाएगा, v cos 45। कितनी वेलोसिटी होगी इनकी जहाँ पर ये पहुँचे हैं, v cos 45 हो गई। तो अब आप बताइए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, d/√2, तो हो जाएगा d/√2 ओवर v cos 45 है, और v cos 45 का मतलब हो गया v/√2 हो जाएगी, तो v/√2, √2 से √2 उड़ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, d/v। मैंने ये क्वेश्चन वेरिएबल के टर्म में करा दिया आपको, आप इसमें नंबर रख के कर सकते हैं। और मैं आपको एक क्वेश्चन भी दे रहा हूँ इसके साथ। मान लो 4 दोस्त नहीं थे, 3 ही थे। एक P यहाँ पे था, Q यहाँ पे था, R यही था, पूरा वही है। P जो मोशन चलेगा P का, वो इधर को चलेगा, Q ऐसे चलेगा, R ऐसे चलेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ इसकी वेलोसिटी v है, इसकी साइड भी d है। तो आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि कितने टाइम बाद मिलेंगे। कहानी वही है, यहाँ से आके फिर उसको यहीं आना पड़ेगा। आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, और आप इसको कमेंट में ज़रूर लिखेंगे अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो ये भी देखो, यहाँ पे भी अगर हमें v का अगर ब्रेक करना नहीं आता तो ये नहीं हो पाता क्वेश्चन। तो इसलिए कंपोनेंट मतलब ये है कि जो पूरा वेक्टर है आपका एक्स एक्सिस में, उसका कितना इफेक्ट है, कितना उसकी वैल्यू है एक्स में, कितना उसकी वाई में है, कितना अगर वो 3D है तो जेड में है। हम तीनों को ऐड करके पूरा वेक्टर लिखते हैं, समझ रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन में एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा है, तो हमें एक्स वाला कंपोनेंट की जरूरत होगी, वाई वाला है तो वाई की जरूरत हो रही होगी, जेड है तो जेड की जरूरत होगी, इसलिए हम कंपोनेंट करना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लंबी हो जाएगी नहीं तो वीडियो। ठीक है, बाकी जब जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे इनको यूज आपके आते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन है मेरा 4.10, और ये आप NCERT की बुक खोलिए, उसमें भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 4.10 में NCERT खोलिए आप। ठीक है, और चैप्टर है मोशन, चैप्टर 4 मोशन इन प्ले। ठीक, तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वहाँ से लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। करें कि एन ओपन ग्राउंड एंड मोटरिस्ट फॉलो और ट्रैक दैट टर्न टू हिज लेफ्ट बाय एंगल 60। ठीक है, एक मोटरसाइकिल वाला है,
वो ऐसा ट्रैक फॉलो करता है कि हर बार उसको 60 डिग्री मुड़ना पड़ता है आफ्टर एवरी 500 मीटर। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन टर्न स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोटरिस्ट at the third 6-8 turn. Compare the magnitude of displacement with total path covered by motorist in each case. तो हर 500 मीटर बाद वो टर्न ले रहा है और आपसे पूछ रहा है कि थर्ड 6 और 8 टर्न में इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो चलो स्टार्ट। अब देखिए आपसे कहा गया है क्वेश्चन में, अगर सोचिए ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये वाला ए पॉइंट, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कम डिस्प्लेसमेंट निकालो थर्ड वाले में। ठीक है, देखो पहला टर्न तो ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, तीसरा ले लिया, तो मतलब कहाँ पहुँच जाएगा वो, यहाँ पहुँच जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इसको आप बच्चों ऐसे जोड़ दो, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका AD। कैसे निकालेंगे AD का डिस्प्लेसमेंट? ठीक है, तो देख सकते हैं आप AD जो हो जाएगा आपका AD, आप इसमें यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालिए, मान लिए पॉइंट P है। ठीक है, एक आप यहाँ से डाल दीजिए, ये Q है। ठीक है, तो जो आपका AD है, अब AD कैसे निकलेगा, ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये पूरा जो है हमारा इसका एंगल, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें, एक मिनट रुकिए, ऐसे अगर देखें, ये अगर R है तो ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, टोटल 60 है। ठीक है, तो आपका जो AP है, AP की वैल्यू आप कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो हो जाएगा AB sin 30। ठीक है, इधर वाला कंपोनेंट x वाला cos हो जाएगा, वर्टिकल वाला ये हो जाएगा, तो जो ये होगा वही ये भी होगा। ठीक है, तो AP आ जाएगा। अच्छा, AP आ गया। सिमिलरली आप क्या निकालें, अच्छा BC आपको पता होना चाहिए, जो ये BC है हेक्सागन में ये इसके बराबर होगा, मतलब ये भी L होगा। अच्छा जी, सेम इसको भी आप करोगे तो जो आपका D, ये DQ है, DQ क्या हो जाएगा, DQ हो जाएगा आपका, ये जो CD है इसको ब्रेक करोगे तो DQ हो जाएगा आपका CD sin 30। ठीक है, और एक आपका L हो गया, तीनों को जोड़ दीजिए, AB sin 30, CD देखो L तीनों में है तो sin 30 मतलब L/2, तो ये हो जाएगा L/2 प्लस एक ये वाला L हो जाएगा प्लस sin 30 CD, ये भी L/2, तो L/2 और L/2 कितना हो गया L, और L हो गया आपका 2L, तो आंसर आ जाएगा 500 का 2 गुना 1 किलोमीटर। ठीक है, 1000 आएगा तो 1 किलोमीटर। तो पहले का तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। दूसरा अगर आपसे कहा इसमें कि छठे टर्न के बाद बताओ, 1 2 3 4 5 6 टर्न है, यहीं पहुंच गया, तो बच्चों यहीं से शुरू किया था और यहीं पर पहुंच गया, समझ रहे हैं। छठे टर्म पे वो कहाँ पहुंच जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है क्वेश्चन। अगर तीसरा पार्ट है इसका 8 टर्न, तो 6 तो यहाँ पे हो गए, 7 8, तो आपको अब इतने का निकालना है, जैसे ये निकाला वैसे ये निकाल दो। तो इसमें फिर वही ए, इसमें आप देखोगे क्या क्या हो जाएगा, ए, इसको कोई पॉइंट R दे दो चलो, ठीक है, AR प्लस RC, तो ये हो जाएगा AR प्लस RC। अच्छा, तो AR और RC की जो वैल्यू होगी, अगेन ब्रेक कर लो, थीटा थीटा था तो थीटा थीटा में जो AR हो जाएगा वो हो जाएगा AB साइन, ठीक है 60, इसमें तो पूरा ही एंगल आएगा, प्लस इसमें हो जाएगा CD साइन 60। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक कहीं भी कोई कंपटीशन में नहीं आया है। तो जैसे मैंने इसमें 3 पार्ट कराए हैं, आपसे एक ही पार्ट आ जाएगा, ये तो नहीं आएगा कि छठे टर्न में तो 0 कोई भी कर सकता है, मे भी आ जाए, नीट में आ सकता है। पहला 1 टर्न, 2 टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, पाँचवा टर्न और छठे में तो 0, नीट में आ जाएगा कि वेलोसिटी निकालो छठे टर्न के बाद। ठीक है, अच्छा जे में क्या आ सकता है, जे में आ सकता है कि तीसरे टर्न के बाद वेलोसिटी निकालो, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पहुँच जाएगा, ये निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप इसको विजुलाइज करेंगे ना, तो ये वाला पार्ट ऐसे बनेगा हमारा, ये, ठीक है, तो ये और ये 2 पार्ट एक हो गए और ये 2 पार्ट एक हो गए, बीच का तो हमारा ईजिली निकल सकता है। तो ये हमारा रेजोल्यूशन वाला टॉपिक था, आई होप आप समझे होंगे। अगर नहीं समझे
अगेन मैं आपसे कहूँगा, कमेंट करिए, बताइए कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट रिजॉल्व हो जाए। पहली बात, अगर आपको समझ में आया, आपको पसंद आया कंटेंट, तो आप एक कमेंट ज़रूर करिए। मैं आपसे सब्सक्राइब करिए ना नहीं कहूँगा। आपको अच्छा लगा आप करिए, ना करिए वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन कमेंट ज़रूर करिए। इम्प्रूवमेंट पॉइंट कहाँ पर रखें, कहाँ पर लैग हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तेज़ हो रहा है या आराम से हो रहा है, ठीक है? तो ये आज हमारी वेक्टर की लास्ट वीडियो थी। अब हम जब एमसीक्यू करेंगे बच्चों, वो डायरेक्ट एमसीक्यू करेंगे, तो आप बेसिक देख के आ गए तो आपको एमसीक्यू भी आ जाएगा, समझ रहे हैं ना? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।